कौन कहता है रोशनी चांद देता है, सितारे नहीं। मैंने टांक लिया है सितारों को अपनी छतरी में, मेरी राहों में अब अंधेरे नहीं। दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और मेरी पहचान 26962, यानी मेरा पंतनगर का आईडी नंबर, और जाने कितने ही पासवर्ड्स का ओरिजिनल फॉर्म मैं लेकर आया हूं आपके लिए। स्टार्स ऑफ पंतनगर। इंडोइन बिजनेस ग्रुप प्रेजेंट्स स्टार्स ऑफ पंतनगर. Indoine Business Group, an agricultural company, adding value, building trust. To know more about our title sponsor, please visit www.indoinegroup.com. दोस्तों, हर हफ्ते मैं मिलाता हूं आपको पंतनगर के ऐसे चुनिंदा सितारों से जिन्होंने अपनी मंजिल पाने के लिए खुद अपनी राहें बनाई हों। और इसी कड़ी में हमारे आज के गेस्ट हैं। इन्होंने 98 में पंतनगर से बीएससी एग्रीकल्चर किया और उसके बाद ही परसूड हिज डिग्री इन मेडिसिन्स फ्रॉम एसजे मेडिकल कॉलेज एंड thereafter he founded a chain of enterprises in the field of medicines. He is the founder of Zafara Group and promoter director in Sanjeevani Medical Center, Lucknow. Then he established Samra Hospital and Loma Diagnostic Labs in Lucknow, and thereafter he floated his pharmaceutical manufacturing unit by name of Phlox Laboratories Private Limited. And recently he started his online pharmacy portal dawaexpress.com. He is also working towards promotion of legendary Lucknowi Tehzeeb and Lucknowi Boli by his online portal Nakeeb, and the journey is still on. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Samar Abbas. अब्बास साहब, सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतनी मसरूफियत के बाद भी वक्त निकाला हमारे शो के लिए। तो सर, शुरुआत करना चाहूंगा आपकी प्रोफेशनल जर्नी से, पंतनगर के ग्रेजुएट से लेकर एक एंटरप्रेन्योर बनने तक के सफर का। थोड़ा रूबरू कराइए सर हमारे लिसनर्स को अपने सफर से। आप सबको आदाब, नमस्ते। हम डॉक्टर समर अब्बास, आईडी नंबर 22332, पंतनगर 95 बैच 99 पास आउट। जिंदगी की शुरुआत, एक नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से होती है। 12th करने के बाद जब पंतनगर की जमीन पे पहली बार कदम रखा तो लगा कि शायद एक दूसरी दुनिया में आए। 4 साल कैसे गुजर गए नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे गुजरे। कुछ अच्छी, कुछ खराब हकीकतों से इस बीच में सामना भी हुआ। पंतनगर से आए, कुछ दिन तक ये जॉब की, गवर्नमेंट जॉब भी की, फिर उसको रिज़ाइन कर दिया। फिर एसजीएम मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। ज़िंदगी की एक नई फिर से शुरुआत हुई। इसी बीच में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहे। अगर हम अपने करियर की बात करें तो जॉब के अलावा जो हमने बाद में सोचा कि हम अपने फादर और मदर, जिनका इंतकाल हम बहुत पहले हो गया था, तो उनके नाम से ग्रुप बनाया, ज़फ़ारा ग्रुप। ज़फ़ारा मेरे फादर के नाम ज़फ़र था, उससे ZAF लिया। आरा मेरी माँ का नाम था, अस्मत आरा, उनसे आरा लिया, ताकि माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा हमेशा हम लोगों पर बना रहे। उस ग्रुप के तहत हमने सबसे पहले संजीवनी मेडिकल सेंटर के नाम से लखनऊ में पहला हॉस्पिटल खोला। फिर एक बार ज़िंदगी चल पड़ी, फिर उसके बाद दूसरा सामरा हॉस्पिटल के नाम से खोला। फिर एक डायग्नोस्टिक सेंटर लोमा लैब्स के नाम से, एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्लॉक्स के नाम से, एक चेन ऑफ फार्मेसी एंड ऑनलाइन फार्मेसी दवा एक्सप्रेस के नाम से, और एक चीज़ जो हमने अपने लिए की वो नकीब न्यूज़। ये नकीब न्यूज़ का सिर्फ एक मकसद था कि एक आम बोली जो सर में ना जाए, दिमाग से होती भी ना गुजरे, दिल को सीधे छुए। इंशाल्लाह। बहुत खूब सर। इतने छोटे से वक्त में क्या मुकाम हासिल कर लिया है, और जिसकी शुरुआत कभी पंतनगर से हुई थी, तो
कैसे आना हुआ पंतनगर सर? पंतनगर के बारे में हमें सबसे पहले इच्छाराम चतुर्वेदी कोचिंग, ये नरई में एक बहुत मशहूर कोचिंग होती थी, उसमें पता चला। बचपन से हमें वैज्ञानिक लोग बड़े अच्छे लगते थे और एक सीनियर मिले जिनको हम जानते नहीं, नाम भी उनका याद नहीं। उन्होंने बताया कि पंतनगर में बहुत साइंटिस्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम दिया, पंतनगर में एडमिशन हुआ। जब पहुंचे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देखी, सबसे पहली चीज़ जो हमें याद है कि जब हम लखनऊ से पंतनगर में रेलवे स्टेशन पे उतरे तो हमने जो पहली सांस ली वो इतनी ठंडी सांस थी कि जैसे लगा कि जन्नत में आ गए। उसने ये कहा कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से हमारा पंतनगर का सफर शुरू हुआ। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कही सर कि उस हवा का ही अपना एक सुरूर है और अपना वजूद भी है जो हमें बाकी दुनिया से थोड़ा मुख्तलिफ तो बना ही देता है। कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहां पंतनगर ने आपको और आपने पंतनगर को फख्र महसूस कराया हो? आलोक, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। सच में एक पंतनगर की ग्रेजुएट की बात ही अलग होती है। इसका पहला एहसास जब हम पंतनगर से पहली बार लखनऊ आए, उस टाइम पे हम पंतनगर में पढ़ ही रहे थे, फाइनल सेमेस्टर था और हम लखनऊ में अन्नदाता प्रोग्राम के इंटरव्यू के लिए आए। ईटीवी उसी साल लॉन्च हुआ था, ईटीवी हिंदी यूपी में, और वो अन्नदाता प्रोग्राम लेके आ रहे थे। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो और जो प्रोग्राम को भी होस्ट कर सके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो वहाँ पे कैंडिडेट आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, ज़्यादातर पीएचडी और एमएससी थे, मतलब मिनिमम एमएससी नहीं तो पीएचडी थे। हम अकेले और एक हमारी बैचमेट पूजा रानी थी जो कि सिर्फ ग्रेजुएट थे पंतनगर से, वो वहाँ पे आए थे। लोग हमको देख के हंस भी रहे थे कि यहाँ के ऊपर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए खाली ग्रेजुएट आए हैं। लेकिन हम लोगों ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस किए, उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट उसी टाइम पे बनाने के लिए बोला। और अच्छी बात यह है कि हम उसमें सिलेक्ट हुए, और ना खाली सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए, साथ में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए भी। तो ये बात सच है कि पंतनगर एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में एक अलग मुकाम दिलाती है। आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो आप उनसे अलग दिखते हैं। ये तो पंतनगर की बात ज़रूर है। 100% वास्ता रखता हूं सर आपकी इस बात से। तो एक राह जो लखनऊ से शुरू हुई और घूमती फिरती वापस लखनऊ तक मुड़कर आ गई, मुश्किलातों का सामना तो जरूर करना पड़ा होगा। कभी जो मंजिल लगी होगी, आज पलट कर देखते होंगे तो वो भी राह का एक पड़ाव मालूम देता होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जिससे हमारे लिसनर्स भी अपनी राहों को कुछ आसान बना सकें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि राहों और राही में हमेशा प्यार होना चाहिए। अगर प्यार नहीं होगा ना तो राहें कभी भी आसान नहीं हो सकती हैं। ये बोली हमेशा चलती रहनी चाहिए। एक पुराना शेर हमें याद आ रहा है, जिंदगी का सांस भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, ले न टूटे जिंदगी के सांस की, जिंदगी आवाज ही आवाज है। बस इसी तरह से है कि हमें उसकी लय नहीं टूटनी, उस राह को नहीं छोड़ना, उस राह पे चलते रहना है। ये राह आपको हमेशा हमेशा एक बार सही जगह जरूर पहुंचाएगी। परेशानियां हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हम तो लखनऊ वाले लोग हैं। आप लोगों ने कभी कभी बघारने का नाम सुना होगा, जैसे कि दाल में तड़का लगना, मिर्चों का तड़का, तीखा तड़का, लेकिन दाल को अच्छा करता है। लेकिन हम लखनऊ वाले जो होते हैं इस बघारने को अपने जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से, ऊंचे नीचे रास्ते से पहुंचेंगे तो एक आम लखनवी बोलता है, अरे भैया रास्ता बड़ा खराब था, पूरे रास्ते भर हम बघरते हुए आए, लेकिन हाँ मंजिल तक पहुंच गए। तो बस ऐसी ही जिंदगी है, आप चलते रहें, सब्र से काम लें। एक अब्बास कमर करके दिल्ली के यंग शायर है, उनका एक शेर है, हम असीर ज़ब्त हैं, इजाज़त नहीं हमें, आप रो पा रहे हैं बधाई है, लेकिन हमें रोना नहीं है, हम इस राह पे बढ़ना है। ये राह आपको हमेशा एक अच्छी, और आखिरी मंजिल हमेशा उसकी अच्छी ही होती है। तो बस राह पे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। रियली ब्यूटीफुल। तो सर हमने अभी बात की राहों की। ये राहें ही तो हैं
जो ले जाती हैं हमें हमारी मंजिलों तक और साथ में देती हैं हमें हमारे हमसफर भी। आपके पंतनगर के दिनों की ऐसी कोई मेमोरी या वाकया जो खास रहा हो आपके लिए और आप शेयर करना चाहें हमसे और हमारे लिसनर से। पंतनगर की कुछ मेमोरीज कहना पंतनगर के साथ नाइंसाफी है। पंतनगर का हर दिन एक नई याद है और उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, वो याद रहता है। फिर भी बहुत से वाकये ऐसे होते हैं जो आपके दिल पे एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। तो पंतनगर में हमें लगता है कि हमारे पूरे बैच में, जूनियर्स में, सीनियर्स में सभी एक अलग तरह के दोस्त थे। दोस्त किसी मतलब से नहीं, किसी ज़रूरत से नहीं, एक रिश्ता जो उनको सबको बांधे था वो था पंतनगर, और उस एक ही रिश्ता था कि हम सब पंतनगर के हैं। एक हमारा रूममेट अशोक, जिसका सेक्शन अलग था, जब हम 3rd ईयर में थे तो मेरे फादर की डेथ हो गई। उसकी वजह से हमें लखनऊ आना पड़ा। नोट्स हम वहाँ पे हमें मिल नहीं पा रहेंगे लखनऊ में। तो वो दूसरे सेक्शन का होने के बाद भी वो डेली ये करता था कि मेरे सेक्शन में जिनकी राइटिंग अच्छी होती थी, जो अच्छे नोट्स लिखते थे, उनकी कॉपी की फ़ोटोकॉपी कराता था और डेली हमको लखनऊ पोस्ट करता था ताकि हम यहाँ पढ़ सकें और जब हम एग्ज़ाम देने के टाइम पे वहाँ पे पहुँचें तो हमें कोई परेशानी ना हो। ये एक ऐसी छोटी चीज़ है कि जिसको कभी भूला नहीं जा सकता। इसके लिए हमने उससे कहा नहीं था, ये वो खुद करता था। टीचर से रिक्वेस्ट करना, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना, कभी कभी कुछ नोट्स तो उसने टीचर से मांग करके फोटोकॉपी करा करके हमको भेजे। तो इस तरह से पंतनगर की मेमोरीज इतनी हैं कि अगर उनको एक एक करके गिनाना शुरू करें तो मेरी पंतनगर की यात्रा एक नई किताब लिखी जा सकती है। हम इसके लिए तो बस यही कहना चाहेंगे। मेरी पंतनगर की यात्रा। आई ट्रूली बिलीव हम सभी के पास ऐसी यादों का पिटारा तो भरा पड़ा है। अच्छा सर, आपसे बात करते करते बड़ा मुतासिर हो गया हूं एक बात से कि एक खास किस्म की कामनेस है आपकी शख्सियत में, आपकी बातों में। तो कोई फलसफा बना रखा है जिंदगी में जिससे हम भी कुछ सीख सकें सर? अगर एक अल्फाज में कहें तो हमें लगता है कि जिंदगी का फलसफा हमारे लिए इत्मीनान है। देखिए, सब्र और इत्मीनान में बड़ा फर्क है। सब्र में भी आदमी खामोश रहता है, इत्मीनान में भी खामोश रहता है। सब्र में फ़र्क यह है कि हो सकता है कि वो अंदर से खुश ना हो और ख़ामोश हो। इत्मीनान में इंसान ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और सबसे बड़ी बात है रूहानी तौर पे मुतमईन होता है, तो उसको इत्मीनान कहते हैं। तो हमें लगता है कि ज़िंदगी में इत्मीनान होना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में फेल्योर्स थी, जिसमें आपको नाकामयाबी मिली, लेकिन वो एक अच्छे पहलू के ऊपर आकर के आपको आगे बढ़ाएंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको सबसे पहले आपने जैसे ही इसकी शुरुआत की, आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिली। तो हमें एक अपनी ज़िंदगी को इत्मीनान में रखना है। इत्मीनान एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। इत्मीनान का अगर हम एक आम ज़बान में कहें तो इसका मतलब है बैलेंस। हम एक सच्चा किस्सा बताते हैं इसके बारे में। हम बहुत तेज़ बाइक चलाते थे। नई बाइक खरीदी थी, पल्सर बाइक, तो बहुत तेज़ चलाते थे। जितनी तेज़ चल सकती थी लखनऊ की सड़कों पर उसको चलाने की कोशिश करते थे। एक बार एक हमारे जानने वाले हमारे पीछे बैठे थे। हम बहुत तेज़ बाइक चला रहे थे तो उन्होंने हमको रास्ते चलाते वक्त कुछ भी नहीं टोका, लेकिन जब हमने गाड़ी रोकी तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी, क्या तुम्हारी बाइक इत्मीनान में थी, तुम्हारे बैलेंस में थी? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा ज़िंदगी में कभी वो काम ना करो जो इत्मीनान में ना हो, क्योंकि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है, ज़िंदगी में कामयाब रहना है, ज़िंदगी में मुतमईन रहना है, तो चीज़ें इत्मीनान में हो, ना बहुत गम हो ना बहुत खुशी हो। खुशी को बहुत ज़्यादा मनाना चाहिए, लेकिन उतनी मनाना चाहिए कि वो अपने बैलेंस से, अपने इत्मीनान से बाहर ना निकले। एतदाल एक नया लफ्ज और एक नई सीख, शायद दोनों लेके जाऊंगा आज यहां से। तो कोई ऐसा इंसिडेंट सर जिसने आपकी जिंदगी के एतदाल को हिला कर रख दिया हो, या यूं कहें कि
कोई इंस्टेंस जिसने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया हो, झिंझोड़ के रख दिया हो? देखिए, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत से फ़र्क लाते हैं। हम छोटे थे तो मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। उससे बचपन की बहुत सी चीज़ें चली गईं, लेकिन बहुत सी नई चीज़ें बचपन में ही आ गईं। थोड़ा बड़े जब पंतनगर में 3rd ईयर में थे तो वालिद का इंतकाल हो गया। उससे भी बहुत सी चीज़ें चली गईं, बहुत सी चीज़ें नई आ गईं। लेकिन ऊपर वाला जो है ईश्वर, वो अगर कुछ लेता है तो उसकी बड़ी प्लानिंग होती है। ये बात सच है कि हमारे वालिद वालिदा हमारे बचपन में ही इंतकाल हो गया, लेकिन हमारे भाई और हमारी भाभी, उन्होंने हमेशा कभी उसकी कमी को महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम बड़े हो जाओ, तुम पे जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा कि तुम बुजुर्ग हो जाओ, तुम समझदार हो जाओ। बड़ा होना और बुजुर्ग होने में थोड़ा सा फर्क है। बड़ा होने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप जिम्मेदार भी हों। बुजुर्ग होने का मतलब ये है कि आपकी उम्र चाहे कम हो, एक 20 साल का नौजवान भी बड़ा बुजुर्ग हो सकता है और एक 40 साल का उम्रदराज आदमी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारी जो जिंदगी को जो डायरेक्शन दिया, वो हमारे बड़े भाई भाभी, उनका इसमें सबसे बड़ा ही योगदान है। सबसे उनकी गाइडेंस और उनकी ना कही हुई हजारों बातें, जिन्होंने हमको वो सिखाया जो शायद उनके कहने से भी हम ना सीख पाते। तो अगर हम ये कहेंगे कि कोई एक इंसिडेंट जिसने मेरी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन दी, थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़िंदगी, जैसे भी हमने पहले कहा था कि ज़िंदगी का सांस भी क्या साज है, बज रहा है बेआवाज़ है। तो ये बजता रहता है, तो इसमें रोज़ नए नए बीट्स आने की, नई नई लय जुड़ने की, नए नए साज और सामान को इसमें जोड़ने की ज़रूरत होती है। तो एक लगातार चलने वाली सिलसिले का नाम ज़िंदगी है। किसी एक चीज़ से झंझोड़ करके ज़िंदगी आगे बढ़ जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। आज तो हर क्वेश्चन पर एक नई इंसाइट मिल रही है। तो अगर आज आपको कहूं कि 25 बरस मुड़ कर देखिए उन 4 सालों को जो 1995 में शुरू हुए, पंतनगर के वो 4 साल, तो कैसे देखेंगे आज उस वर्क कल्चर को, या आज क्या महसूस करते हैं, क्या हासिल किया उन सालों से? पंतनगर बिल्कुल हमारी मिट्टी जैसा है। पंतनगर के बाद हमें एसजे मेडिकल कॉलेज जाने का भी इत्तेफाक हुआ। आप किसी भी एम्स से लेकर के किसी भी मेडिकल कॉलेज चले जाएं, वहाँ से सब डॉक्टर बन के निकलते हैं और 99% लोग डॉक्टर ही रह जाते हैं। पंतनगर की मिट्टी एक ऐसी है कि जिसमें जो भी बीज डालें, उसकी आपके अंदर जो है वो बाहर निकलता है। वो आपको आप बनाना सिखाता है। आपको जो और लोग आपको बनाना चाहते हैं, वो आपको बनाना वो नहीं सिखाता। आप पंतनगर जाएंगे, जिस दिन आपने पंतनगर के दिन में पहला दिन अपना कदम रखा, हर आदमी के दिमाग में एक अलग सवाल, हर आदमी की एक अलग ख्वाहिश। कुछ लोग निराश होके आए हैं, कुछ हताश होके आए हैं, कुछ बहुत खुशी से आए हैं, कुछ के लिए करीब है, कुछ के लिए मजबूरी है। लेकिन वो कुछ वक्त के बाद वो सारी चीज़ें कम होते हुए आपके अंदर जो अंदर छुपी हुई चीज़ है उसको बाहर निकालती है। आपने देखा होगा कि पंतनगर के लोग आपको खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर गोशे में अलग अलग शोबे में मिल जाएंगे और उसमें भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो हुई पंतनगर की वर्क कल्चर की बात कि वो आप में से आपको ढूंढता है, आपको आप बनाता है और आप क्या हैं ये आपको सोचना समझना सिखाता है। अब रही बात, जब हम स्टूडेंट थे, आपने कहा 95, 96, 97, 98, 99, ये जो साल गुजरे, हर साल हर दिन एक नया, सुबह की नई खुशबू, शाम को माल रोड मार्केट पे जाने का एक अलग मज़ा। हम आपको एक बहुत अच्छा सा इंसिडेंट बताते हैं जो सच भी है। एक दिन हम कॉलेज से बाहर निकले, मेरी साइकिल गायब थी। अब उस टाइम पे साइकिल गायब होना कितनी बड़ी बात। साइकिल चोरी हो जाए तो पंतनगर में चलेंगे कैसे, बहुत परेशान थे। फिर बाद में पता चला कि हमारी साइकिल जो है वो सरोजनी हॉस्टल में खड़ी हुई है। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम किसी लड़के की साइकिल चुरा के गर्ल्स हॉस्टल में खड़ी की गई। तो पंतनगर ने ऐसे अच्छे मेमोरीज दी हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। चोर कौन था वो तो आज तक ना जान पाए, लेकिन हाँ, वो साइकिल का उस हॉस्टल में रहना और जब उसके बाद वो हमारे हॉस्टल में आई तो उस साइकिल को पूजना वो आज तक याद है।
कुंदन बन गई सर आपकी साइकिल तो। खैर, आपके भी तो कुंदन बनने की कोई कहानी रही होगी, जानना चाहेंगे सर हम। आई एम श्योर कुछ गुरुओं का भी वरद हाथ रहता है हमेशा हमारी जिंदगी में, हमारे तपने में, आगे बढ़ने में। आप याद करते हैं किसी अपने गुरु को या उनकी दी हुई किसी सीख को? इस सवाल का जवाब तो दिल से देना पड़ेगा। ये ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक कृष्ण भगवान नहीं, बहुत से कृष्ण भगवान पंतनगर में गुरु रूपी रूप में दिए। पंतनगर में अगर हम इसको याद करने का कोशिश करें तो अनगिनत किस्से दिखेंगे कि जिसमें हमारे टीचर्स ने हमको गाइड किया और हमको बनाया। कुछ के नाम जो बिल्कुल जबान के ऊपर रहते हैं, उनमें से डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा, डॉक्टर सलील तिवारी, डॉक्टर आर.सी. छिब्बर और इस तरह के बहुत से लोग। एक प्रोफेसर द्रोण थे जो हमारे लोकल गार्जियन भी थे। तो इस तरह से बहुत से नाम हैं जिन्होंने हमारे सोचने के ढंग को सिखाया, को बदला। सिखाने से के साथ कहेंगे कि उन्होंने बदला। टीचर्स ने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया। हर टीचर एक जैसे नहीं होते, हर के पढ़ाने का तरीका अलग, एग्जाम लेने का तरीका अलग, क्वेश्चन का पैटर्न अलग। ये क्या करता है, ये आपको जिंदगी के अलग अलग तरह की जो चुनौतियां आने वाली हैं आने वाले वक्त में, उसके लिए तैयार करता है। अगर सारे टीचर एक ही जैसा पढ़ाने लगेंगे ना, और जब आप असली जिंदगी में आएंगे तो आपको बड़ा फर्क लगेगा। फिर भी जिनके हमने नाम लिए हैं उनके बारे में एक छोटे छोटे से वाक़ये हैं जो हम बताना चाहेंगे। हमारा पहला क्लास था सॉइल साइंस का। उसके टीचर थे डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा, सॉइल साइंस के थे। क्लास हुआ, चलता रहा। मेरे ख्याल में 3 या 4 बार ही क्लास हुआ होगा। एक दिन उन्होंने हमको बुलाया अपने चेम्बर में। हम तो डर गए, मुझे लगा कोई शिकायत होगी, मैं कहीं खड़ा होऊंगा। उस टाइम तो रैगिंग भी चल रही थी। उसमें रैगिंग के टाइम पे कोई टीचर आपको अपने चेम्बर में बुला ले, बस ऊपर वाला बचाए। खैर हम उनके चेम्बर में गए। वहाँ पे कुछ रिसर्च के सीनियर लोग बैठे थे जिनको उन्होंने कहा तुम लोग बाहर चले जाओ, और हम जाकर के उनके पास बैठ गए। उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि समर अब्बास, तुम सोचो कि तुम हवा हो। अजीब सा क्वेश्चन था। टीचर कह रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते थे। हमने सोच लिया हम हवा हैं। कल देखो, सोचने से काम नहीं चलेगा, महसूस करना पड़ेगा। महसूस करो कि तुम हवा हो। हमने कहा कि हमने एक लंबी सी सांस ली, आंखें बंद की और कहा कि सर हाँ, हम महसूस कर रहे हैं कि हम हवा हैं। तो कहने लगे कि आप तुम बता सकते हो कि तुम कहाँ की हवा हो? तुम पंतनगर की हवा हो, तुम लखनऊ की हवा हो, तुम हिंदू हवा हो, तुम मुसलमान हवा हो? हमने कहा नहीं। कहने तुम्हारा शेप कैसा है, किस तरह के हो, बता सकते हो? हमने कहा नहीं। कहने लगा अब तुम्हारे में 3 क्वालिटी हो गई। एक तो ये कि तुम जहां रहोगे उसके जैसे हो सकते हो, तुम्हें कहीं पे भी एडजस्टमेंट करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो गई कि या तो तुम अच्छी हवा हो सकते हो या बुरी हवा हो सकते हो। अगर तुमने अच्छी हवा बनना पसंद किया तो कोई भी हो तुम्हारे पास आना, तुम्हारे साथ रहना, तुम में सांस लेना, तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना पसंद करेगा। अगर तुम बुरी हवा हो तो लोग तुमसे दूर भागना पसंद करेंगे, कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं पसंद करेगा। तो उन्होंने कहा कि बस समझ ध्यान रखना कि जिंदगी में इस हवा की तरह रहना कि आसानी से आए, आसानी से चले गए, जहां रहे उसके हुए, और हमेशा अच्छे रहे। अगर ऐसे रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे और कामयाब रहोगे। ये एक ऐसा वाकया था जिसने हमारे सोचने के ढंग को बदला, जिसने हम पे एक अमिट छाप छोड़ी कि हम रिलीजन, एरिया, इन चीज़ों के ऊपर बढ़ें। इवन इंसानियत को सीखने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता कि एक ही हवा में जहाँ पे बहुत से परेशानियाँ हो रही हों, वहाँ पे दोनों लोग उसी हवा में सांस ले रहे होते हैं। दूसरा जो एक छोटा सा वाकया है वो डॉक्टर सलील तिवारी सर का है। हम सुभाष हॉस्टल में थे, वो हमारे वार्डन थे। एक दिन शाम को अक्सर वहाँ पे जाड़े के दिनों में लोग हीटर चलाते थे, वार्डन आते थे, हीटर चेक करते थे, फाइन भी होता था। तो हमें पता चला कि हमारे रूम में लॉक था
और वार्डन सर हमें पूछते हुए रूम पे आए। सबसे पहले ध्यान गया, पक्का हीटर की बात होगी, किसी ने कंप्लेन की होगी। हम विंग कमांडर थे कि विंग कमांडर भी अगर हीटर चला रहे हैं तो औरों के लिए को और औरों को हम क्या कहेंगे। खैर कोई बात नहीं, शाम को फिर आए, हमने डोर दरवाज़ा खोला तो वो खड़े थे सामने और उनके हाथ में 2 खजूर के पैकेट थे। रमज़ान का दिन था, हम रोज़ा रखते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए थे कि तुम्हारे रोज़े के लिए ये खजूर लाए थे, और हमारी वाइफ ने कहा है कि समर से कह देना कि अगर उसको कुछ भी खाने का दिल चाहता हो तो बता दे, हम यहाँ से पका के भेज देंगे। तो ये ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाती हैं। देखिए, आप सब्जेक्ट पढ़ने गए हैं, आप कोर्स पढ़ रहे हैं, आप मार्क्स ला रहे हैं, आप उसमें एक्सेल करेंगे, आप एक अच्छी जॉब करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आप में वैल्यूज़ लाएंगी, जो आपको जीने के सलीका सिखाएंगी। ये वो सलीका होगा जो कि आप आगे वाल पास ऑन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इंजीनियर हो, आपका बेटा डॉक्टर बन जाए, तो अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो, आपका बेटा बिजनेस मैनेजमेंट करे, तो आप अपनी एग्रीकल्चर स्किल्स उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन ये वो बातें हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो सलीके हैं जो वो कहीं भी रहेगा उसके काम आएंगे, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। Well said. So, sir, research institutes are said to be backbone of any nation's economy. So, how can Pantnagar University be restored as a key contributor to India's economy? And how should we promote our startup culture in the university? और अगर आपसे पूछूं कि इंडिविजुअल लेवल पर आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, और यदि करना चाहेंगे तो किस प्रकार से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आलोक आपका। इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी के समय, सच में जिस कॉन्सेप्ट से पन्नगर बना था वो लोगों को फिर से सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग कहते जरूर थे कि हम एक एग्रीकल्चर प्रधान देश हैं, हमारे पास कृषि से जुड़ी सारी चीजें हैं, हमारी 2/3 आबादी गांव में रहती है। आज वही वो चीज है जिसने हमें कोरोना में हमारी इकोनॉमी को बचा के रखा है। अगर कहीं ये गांव के लोग शहर होते, और जो शहर में कोरोना का हाल, रोजगार का हाल, परेशानियों का हाल है, तो देश का क्या हाल होता है, इसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि पन्नगर जैसे विश्वविद्यालयों की जो उनकी आत्मनिर्भरता है वो बनी रहे, उसमें दखलंदाजी कम से कम हो। एक चीज का दुख लगता है कि अब एक ही जगह के लोग वहां पे आते हैं। मन ये है कि पन्नगर में चाहे कुछ सीट्स पढ़ाई जाएं, चाहे उसी में से कुछ सीट्स दी जाएं, लेकिन हाँ, कि कृषि के लिए क्या है कि कृषि एक जगह नहीं हो सकती, उसको देखने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोगों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हर जगह के लोग जैसे पहले पन्नगर में आते थे और इंडिया से, अगर उस तरह के लोगों के आने की संख्या बढ़ेगी तो जो वहाँ के बाकी छात्र हैं उनके भी सोचने के नजरिए, कृषि को या बिजनेस को करने के तरीके में बड़ा फर्क आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सरकार से निवेदन है, विनती है कि अगर इस कोरोना के समय में हमने सही सबक लिया है तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को एक ऑटोनॉमस बनाएंगे, उनमें दखलंदाजी कम से कम करें, तो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा जो आपका सवाल था आलोक की स्टार्टअप के लिए, ये बहुत अच्छी सोच है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहे हैं। पन्नगर खाली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे वेटनरी, टेक्नोलॉजी सभी कुछ है, लेकिन क्या होता है ना कि वो हमारी माँ है। एक माँ के बहुत से बच्चे होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। वो है अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपने नाम से प्रेम करना। वो नाम में ही हमारे एग्रीकल्चर है, तो चाहे वो वेटनरी का स्टूडेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हो, उसको एग्रीकल्चर से प्यार तो है ही है। तो ये स्टार्टअप का जो कॉन्सेप्ट आया है बहुत अच्छा है। हम इसमें जिस भी प्रकार में हम इसमें काम आ सकते हैं, हम इसमें काम आना चाहते हैं,
कम से कम कुछ नहीं तो किसी भी स्टार्टअप को अगर लखनऊ में एक ऑफिस चाहिए तो हमारा ऑफिस इस स्टार्टअप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा अवेलेबल है। Sir, we came to know that you used to host and compare various programs and even agro nights at your time in the university. So please tell something about those experiences. And I'm just giving you a situation. Assume कीजिए कि सारे alumni पंतनगर के सारे टीचर्स इवन वाइस चांसलर्स सब एक जगह बैठे हैं, एक एग्रो नाइट चल रही है और सडनली देयर इज अ स्पॉटलाइट ऑन यू एंड यू आर हैंडेड ओवर द माइक। और अगर आपको अब कंपेयर करना है उस नाइट को तो कैसे करेंगे सर? सच तो बताएं कि हमें बोलने से बहुत डर लगता है और पब्लिक स्पीकिंग तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद ये पंतनगर ही था जिसने उस डर को भी निकालने की कोशिश की। वैसे सच तो बताएं आज भी मेरे दिल में बहुत डर रहता है इसका। हमें याद है कि एग्रो नाइट के लिए वहाँ के ऊपर तैयारी चल रही थी, हम डर के मारे सबसे पीछे बैठे हुए थे कि कहीं कोई हमसे कुछ करने के लिए ना बोल दे। हमारे एक सीनियर थे देवदत्त सिंह सर, काफ़ी सीनियर थे, बहुत अच्छे इंसान, वो एक अच्छे सीनियर, एक बहुत अच्छे मन के इंसान भी थे। उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि कुछ करो तुम। हमने सर हमें कुछ करना आता ही नहीं, हम क्या करेंगे? तो कले नहीं, कुछ करो, कोशिश करो। तो अब खामोश, डर भी था कहीं रैगिंग ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें कुछ ना हो जाए। फिर उन्होंने हमको ज़बरदस्ती स्टेज पे भेज दिया और कहा कि तुम सोचो कि तुम एग्रो नाइट की शुरुआत कर रहे हो, उसे कैसे होस्ट करोगे। तो जो हमने उसी वक्त दिमाग में आया और हमने बोला, वो बाद में एग्रो नाइट में भी हमने वही बोला, हम वही आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो याद किए जाते हैं, सबकी महसूस कमी हो ये ज़रूरी तो नहीं। दिन तो रोज आता है, रात में ढलता है और सुबह को चला जाता है, लेकिन हर दिन एक यादगार दिन हो ये ज़रूरी तो नहीं। हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से आप सबका खैर मकदम करते हैं और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि ये वो दिन है, ये वो रात है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। और इस याद की शुरुआत के लिए हम अपना पहला प्रोग्राम, जो भी उस टाइम प्रोग्राम था जो हमें याद नहीं, वो पेश करने जा रहे हैं। It's simply mind blowing, sir. I'm sure you must be pursuing many hobbies. So कोई किस्सा सुनाइए सर, जब आपके किसी शौक या किसी गुण ने आपको कहीं कुछ अलग पहचान दी हो, कोई वाकया याद आता हो अगर आपको। अगर हम अपनी हॉबी बताएं तो सच हमारी एक ही हॉबी है कि हम अच्छा सुनते हैं, हम अच्छे लिसनर हैं। हम कोई बोलता रहे तो शायद हम सुबह से लेकर शाम तक सुनते रह सकते हैं, ये हमारी अपनी हॉबी है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो शायद हमें थी, नहीं थी या अभी हैं, जिसको पंतनगर ने खोज निकाला। उसके बारे में एक बार बताते हैं कि जब रैगिंग का टाइम था, हमारे सीनियर थे दिनेश पुरी, IPS हैं आजकल और शायद लखनऊ में ही पोस्टेड हैं। उन्होंने रात को 10-11 बजे हमको हॉस्टल में रूम में जगाया। उनका असाइनमेंट था, कहने लगे असाइनमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं, असाइनमेंट की समरी के लिए कविता लिखो। हमने कहा सर हमें कविता लिखना नहीं आती। कहने लगे तुम लखनऊ से आए, तुम्हें कविता लिखना क्यों नहीं आती? अब लखनऊ में सारे शायर तो होते नहीं हैं, लेकिन रैगिंग का डर बहुत ज़्यादा था। अब वो असाइनमेंट था हार्मोन्स के ऊपर। डर के मारे कहिए कि बाहर निकला या पंतनगर से की वजह से निकला हमें नहीं पता। उसकी शुरू की एक लाइन हमें याद है, वो हम बोलते हैं जो उन्होंने अपनी असाइनमेंट की समरी में लिखी और उनको शायद 10 असाइनमेंट के लिए का अवार्ड भी मिला। मनुष्य नहीं पौधा है महान, जो देता मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान। पौधे को भी आवश्यकता होती, हार्मोन की जरूरत होती। इस तरह से करके सारे हार्मोन का नाम लेते हुए उसका क्या रोल है, रातों रात एक कविता लिखी 3 बजे तक के, सुबह उनको लिख के दी। सुबह उन्होंने अपने असाइनमेंट के लास्ट पेज पे समरी की जगह वो कविता लिखी। तो उसने पता चला कि शायद शब्दों को जोड़ा जा सकता है। शब्दों को, अगर आप शब्दों को मन से देखें तो अपने आप ही वो एक अच्छे से
शक्ल में बाहर निकलते हैं। एक और सिलसिला, इसी के सिलसिले में एक और बात बताना चाहते हैं कि हमने 2 बार पंतनगर में मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया। अब ना हम शायर, ना अच्छा लिखने वाले, ना शायर, फिर भी कवि सम्मेलन का आयोजन करने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी गई कि साहब आपको करना है, कैसे भी करना है। तो हम उसका बैठ करके इनवाइट बना रहे थे जिसको छपना था। तो हमें याद है कि वो इनविटेशन की जो लाइन्स हैं वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। मुतमन्नी हूँ मैं, ख्वाहिशे शिरकत है आपसे, चश्मे बरा हूँ, मेरी इज्जत है आपसे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि आप आएं और आपका आना ही हमारी इज्जत है। फिर इसके आगे की लाइन थी, हम साकिनाने सुभाष की जानिब से आपको कवि सम्मेलन और मुशायरे के लिए मदऊ करते हैं। आपका आना हमारे लिए बायसे इज्जत है। ये लिख करके हमने उसका इनवाइट बनाया। एक मशहूर शायर थे वसीम साहब बरेली के, उनका आना तो वहाँ मुमकिन ही नहीं था। हम लोगों ने उनको ये इनवाइट भिजवाया। उनको लगा कि ये स्टूडेंट का मुशायरा है, लेकिन उसका इनविटेशन ऐसा है, तो उसकी वजह से वो आने को राजी हो गए। इससे बढ़कर के हमें नहीं लगता कि कोई और उपलब्धि हो सकती है कि एक बड़ा शायर आपको देखे बिना, आपको जाने बिना और आपके इनविटेशन के मजमून को देखकर आपके पास आने को राजी हो जाए। इससे बढ़कर के तो आपके लिए कोई अवार्ड हो ही नहीं सकता। तो बस पंतनगर की सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर हॉबी हो ना हो, वो ढूंढ लेता है कि आपके अंदर क्या है। बस हम यही कहना चाहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आई एम श्योर वसीम साहब मायूस तो नहीं हुए होंगे वहां आकर। वेल, यूं तो हम सभी का बचपन बड़ा खास होता है, तो कुछ अपने बचपन की, अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बताइए सर। और हाँ, अपने पेरेंट्स के बारे में भी जरूर। देखिए, ये माँ और बाप, ये दो ऐसे अल्फाज है ना कि इनके बारे में कुछ कहने के लिए शब्दकोश कम पड़ जाता है। बचपन सभी का अच्छा होता है, नहीं अच्छा होता है तो आप महसूस करो कि आपकी जिंदगी में उससे अच्छा और कोई लम्हा रहेगा नहीं, क्योंकि बचपन में बहुत सी फिक्रें नहीं, दिक्कतें नहीं, सर के ऊपर बहुत से लोगों का साया, बहुत से लोगों का हाथ। हमारी माँ की डेथ जब हम छोटे थे 11 साल के तभी हो गई थी। फादर की जब हम पंतनगर खंडेर में थे 21 साल के तभी हो गई थी। उन्होंने इतने दिनों में जो जिंदगी का तरीका सिखाया, माँ बाप आपको सिखाते नहीं हैं, उनका जो जिंदगी जीने का तरीका है वही अपने आप ही आपको सिखा देता है। ये अच्छी बात है कि हमारे पास हमारे माँ बाप के अलावा हमारे बड़े भाई और भाभी, वो भी माँ बाप ही हैं। अल्लाह ने हमको एक तरह से देखा जाए तो घर में हर बड़े को एक माँ बाप का रोल अदा करने के लिए दिया है। उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी मोहब्बत, उनका हमसे लगाव, उनको हमको पालने का तरीका, हमको समझाने का तरीका, ये सारा एक माँ बाप जो कर सकते हैं उससे कहीं कम नहीं है। तो ये बात सच है कि अल्लाह ने हमसे हमारे माँ बाप को जल्दी छीना, लेकिन जब ऊपर वाला है ना, वो कहा जाता है कि वो बहुत सी माँओं के बराबर प्यार करता है, तो उसने माँ बाप की शक्ल में हमारे भाई भाभी हमें दिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जिंदगी में इन रिश्तों को बचा के रखिए। और शायद इस कोरोना के टाइम के ऊपर कोरोना ने भी ये बताया कि इस टाइम के ऊपर जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट था और जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसमें कितना फर्क है। वो लोग कितने खुशकिस्मत होंगे जो अपनी फैमिली के साथ इस कोरोना में घर पे बैठे हैं, ना कि वो लोग जो अकेले अपनी न्यूक्लियर फैमिली के साथ कहीं और बैठे हैं। तो रिश्तों को बचा के रखिए, संभाल के रखिए, इससे बड़ी दौलत जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगी। कैन नॉट एग्री मोर ऑन दिस। सर, हजारों लोग सुनते हैं हमारे शो को, पर सबसे ज्यादा चाव से सुनने वाले होते हैं हमारे गेस्ट्स के बैचमेट्स।
क्या कहना चाहेंगे अपने बैचमेट्स के बारे में? मेरे प्यारे बैचमेट्स, सुंदर बैचमेट्स, जो पहले भी मेरे बैचमेट थे, आज भी मेरे बैचमेट हैं। कौन अच्छा कौन बुरा, कौन करीब कौन दूर, किसके साथ कितने लम्हे गुजारे, किसके साथ कभी कोई लम्हा ना गुजारा, लेकिन सब एक जैसे, कोई फर्क नहीं सब में। जैसे वो मेरे लिए पहले थे वो आज हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बैचमेट में कौन ज्यादा अच्छा था, कौन मेरे ज्यादा नजदीक था, उसकी एक लिस्ट बनाऊं तो बेमानी होगी, क्योंकि वो उनके साथ सच्चाई से उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे कि ये ज्यादा अच्छा था। हर एक ने जिंदगी में कुछ सिखाया और हर जगह कहीं ना कहीं साथ दिया। किसी ने ना बोल के सिखाया, किसी ने बहुत बोल के सिखाया, किसी के नोट्स हमने कॉपी किए, किसी ने हमारे नोट्स कॉपी किए। लेकिन ये सफर इतना अच्छा चला कि जिसने ये सिखा दिया कि अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच के लोग, अलग अलग दूरियों पे लोग, कुछ बहुत करीब दिल के नजदीक, कोई बहुत दूर, लेकिन सब आपके हैं, आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। सच में जो हमारा बैच था 95 बैच, हम सबको बहुत मिस करते हैं और हमें लगता है कि अगर आज हमने किसी एक का नाम ले लिया तो बाकी सबके साथ इंसाफी कर दी। I wish this chat just goes on, क्योंकि हर जवाब में एक नया गौहर दिया है सर आपने हमारी ऑडियंस को आज। तो जाते जाते एक टेक अवे नोट जरूर चाहूंगा सर आपसे, जो रह जाए हमारे साथ। ये जो ऑडियंस है, ये ऑडियंस नहीं है, हमारे दिल के हिस्से हैं, हमारी आसमान के तारे हैं। इनके बिना कभी भी चांद आसमान में कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे, इसी तरह हमेशा चमकते रहिए, रोशनी बिखेरते रहिए और जिंदगी में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो इत्मीनान, और ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हमें हमेशा हमेशा इत्मीनान और सुकून हो। एक दुआ और, चूंकि आज का कोरोना है, कि कोरोना से बच के रहिए, ईश्वर आपको कोरोना से बचा के रखे और जागरूक रहिए। आलोक जी, आपके लिए तो बस हमें एक ही चीज याद आ रही है, एक छोटा सा शेर आपके लिए। कहो तो अर्ज करूं, मान लो तो क्या कहने, इस दिल से हजारों दुआएं बस तुम्हारे लिए, बस तुम्हारे लिए। आपकी नवाजिश के लिए दिल से शुक्रिया सर। बस बादस्तूर रखें अपनी इनायत ऐसे ही। I can only wish that you just keep growing and of course keep shining. दोस्तों, ये थे डॉक्टर समर अब्बास। जितना मजा और जितनी लर्निंग्स आज के एपिसोड में मैंने ली हैं, उम्मीद करता हूं आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा और उतनी ही लर्निंग्स भी ड्रॉ की होंगी इस शो से। We thank our title sponsor, Indoin Business Group, for making this podcast possible. यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे इन फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप, फंडिंग या फिर अपने किसी आइडिया के साथ में, प्लीज विजिट अस ऑन आवर फेसबुक ऑफिशियल पेज स्टार्स ऑफ पंतनगर या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट starsofpantnagar.com पर। बहुत जल्दी फिर से हाजिर होता हूं आपके सामने एक नया एपिसोड लेकर के स्टार्स ऑफ पंतनगर का। तब तक के लिए कीप शाइनिंग।